राधे राधे दोस्तों, मैं सुनील यादव बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विशेषज्ञ एग्जामपुर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर, जिसमें आपके लिए स्पेशली एमपी के सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। और यहां पर मैं आपके लिए खास लेके आया हूं। क्या है वो खास आपके लिए? तो आज का जो सेशन है उसमें क्या है खास, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो आज के सेशन को आप क्यों देखें, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सेशन आपके एमपी टेट है ना, एमपी टेट किसके लिए? एमपी टेट जो वर्ग 3 का पेपर चल रहा है, एमपी टेट जो वर्ग 3 का पेपर चल रहा है, इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, इसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, तो याद रखना यहां से मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं? कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। ये कॉन्सेप्ट किस मायने में इंपोर्टेंट है? जो मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल ऑब्जेक्टिव सेशन, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी निकल के आते हैं और उन कॉन्सेप्टों को मैं समझाने वाला हूं साथ साथ में। ठीक है, उन कॉन्सेप्टों को मैं साथ साथ समझाने वाला हूं। इन कॉन्सेप्टों के साथ इनमें निकलने वाले जो फैक्ट हैं मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। दूसरी बात, इसमें जो वर्ड्स निकलने वाले हैं, वोकैबुलरी निकलने वाली है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। और आज की जो क्लास है वो आपकी 1 घंटे की यानी 1 आवर की है ना। आज की जो क्लास है आपकी कितनी की है? 1 आवर की है। लगभग 1 घंटे की क्लास है आपके लिए, लगभग 1 घंटे की क्लास है। सबसे पहले बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर देना क्लास को, है ना। जो भी आप देख रहे हैं, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, तो आप क्या करें, इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, शेयर जरूर कर दें। तो आज की क्लास का क्या खास मोटिव है, तो मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। कैसे क्वेश्चन कराने वाला हूं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस चैप्टर से हैं, तो ये सभी चैप्टरों से हैं, किसी एक चैप्टर से नहीं है। सभी चैप्टरों से इनसे कॉन्सेप्ट हैं, हर प्रकार के चैप्टर से इससे कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको मैं दिखाने वाला हूं ये क्या है खास आपके लिए। ठीक है, क्या है खास आज के सेशन में। तो चलिए रेडी हो जाइए। क्लास को सभी ने शेयर कर दिया है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को, है ना, बहुत सभी को जो होलिका दहन की या ये कह सकते हैं होली की सभी को शुभकामनाएं। जो लोग भी हैं, ये रंगों के त्योहार आपके लिए जीवन में सारी खुशियां लेके आए, है ना। ये सारी वो खुशियां लेके आए जिनकी आप एक्सपेक्टेशंस उम्मीद करते हैं, वो सारी जिंदगी में रंग भर दे आपके। चलिए, तो आज के इस सेशन में तो पढ़ने वाले हम क्या, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसको पूरी शिद्दत के साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड समझिए और इसका जो भी राइट आंसर आपको लगता है आप लगा सकते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर आपको लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। जो भी आपको इसका राइट आंसर लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, जो भी आपको इसका सही आंसर लगता है। तो चलिए आज के सेशन को यहां से बढ़ते आगे और देखते हैं क्या है खास। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? सबसे पहले हमें यह तो पता हो कि बुद्धि की परिभाषाएं होती कौन कौन सी हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बुद्धि की परिभाषाएं होती कौन कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है ना। चलिए, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट, आप लोग सभी जो है होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा इससे पहले कि आप देखें, इसको सही से समझें। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि कार्य करने की विधि है। और ये कार्य करने की विधि किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने माना है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। किसने माना है? वुडवर्थ ने माना है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। ठीक है, वुडवर्थ ने माना है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन में बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। और ये ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता का कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, किसने माना है? तो आपने पढ़ा होगा वुडरो। कौन थे? वुडरो। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। जीवन की अपेक्षाओं में नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य, रॉस, है ना। तो आपने पढ़ा होगा रॉस। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। तो ये तीनों परिभाषाएं हैं किसकी?
बुद्धि की तीनों परिभाषाएं हैं, केवल एक परिभाषा ये नहीं है। और इसमें यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है ना। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। आपको जो भी लगता है आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके मैं समझ सकता हूं, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों के भी यही आंसर है ना। मैं देख पा रहा हूं इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका भी आंसर डी निकल के आ रहा है ना। शानदार, तो बहुत बढ़िया आप पढ़ रहे हैं, शानदार। सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार बाय व्यवहार की नकल है। अनुकरण जो है दूसरे व्यक्ति, अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन। क्या होता है बच्चे, अनुकरण का मतलब क्या होता है, इमिटेशन होता है। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है, चाहे इसे अनुकरण कह लो, चाहे इसे अनुकरण कह लो, चाहे इसे अनुसरण कह लो, चाहे इसे अनुसरण कह लो, चाहे इसे नकल करना कह लो, चाहे इसे नकल करना कह लो, एक ही बात है। चाहे इसे नकल करना कह लो, एक ही बात है। तो आपको समझने की जरूरत है कि दूसरे व्यक्तियों की जो नकल से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो इमिटेशन, बाय व्यवहार की नकल जो करना है, ये रेवर ने कहा है या डम्बिल ने कहा है या रॉस ने कहा है या मैकडूगल ने कहा है। चलिए, या मैकडूगल ने कहा है। बाय व्यवहार की नकल की चर्चा किसने की है बच्चों? तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर? जो भी राइट आंसर लगता है आप इसका आंसर बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहा हूं। आपको जो भी राइट आंसर लगता है आप उसका राइट आंसर बता सकते हैं, जो भी राइट आंसर आपको लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ये वाला। कौन सा? रेवर्ण। सही आंसर क्या है? रेवर्ण। हो सकता है ये परिभाषा आपने नहीं पढ़ी हो, पर कभी कभी एक आध परिभाषा आपके एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछ ली जाती है। तो ये बेहतरीन सेशन जो आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को शेयर करते जाना। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी का स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, धन्यवाद, जो भी आपको सही लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के जो बच्चे हैं ना वो बौद्धिक रूप से कैसे हो जाएं? श्रेष्ठ हो जाएं। वो बौद्धिक रूप से कैसे हो जाएं? श्रेष्ठ हो जाएं। तो आपको क्या करना है बताइए? तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ माने। आपको अपने बच्चे, जो क्लास के बच्चे हैं, उन्हें बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ करना है। तो क्या करना चाहिए? आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, उन्हें मैच्योर करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे, या बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, या बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी? आपको क्या राइट आंसर लगता है? मैं आपके क्वेश्चन के राइट आंसर का वेट करता हूं। तीसरे का आपको राइट आंसर लगाना है। जो भी आपको लगता है, आपको जो भी एक्सपेक्टेड, जो भी क्वेश्चन का आंसर सही लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, है ना। आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। क्या लगता है आपको सही? देखो, कभी कभी ऑप्शन खुद ही कहता है हम आपके हैं कौन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपको खुद ही कहता है कि हम आपके हैं कौन। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन बता रहा है कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए मैं आपको खुद ही बता देता हूं। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों के समक्ष समस्याओं को सुलझाने में उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। अर्थात बच्चे में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करेंगे। क्या करेंगे? बच्चे में समस्या समाधान करता बच्चे को बनाएंगे। बच्चे को समस्या समाधान करता बनाएंगे, अर्थात प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो एबिलिटी है उसको विकसित करेंगे। ये आपके सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है?
आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? देखिए, आप जो भी तीसरे का राइट आंसर आप जो भी लगाना चाहते हैं, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो आपका पहला बिल्कुल सही आंसर है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चे भी बहुत सारे जिसे यही आंसर आप लगा रहे हैं, तो बहुत शानदार आपका आंसर है, राइट आंसर है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दिन भी आप पढ़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आज के दिन आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो आज तो मस्ती का दिन है ना, मौज मस्ती का दिन है। आज तो खूब खाओ पियो मस्ती करो। हालांकि त्योहार जो है कई मायनों में, है ना, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, मान्यताओं को दर्शाता है। और जो भी मान्यताएं हैं, आपकी रीति रिवाज हैं, आप मानिए उन्हें। होलिका दहन यानी कि ये जो अच्छाई की विजय और बुराई की हार इसमें बताई गई है, तो आप उसे कैसा मानते हैं? हालांकि अब ये केस हो जाए तो याद रखना, महिला आयोग वाले जो है आपको पकड़ ले जाएंगे अगर होलिका। चलिए, आपकी कक्षा, एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आपकी कक्षा का एक छात्र आपकी कक्षा में बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तो पाते हैं कि वही छात्र अपने घर में बहुत ही कम बात करता है। वो बच्चा घर में बहुत कम बात करता है। क्या करता है? बहुत ही कम बात करता है। जो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार करेंगे? देखो क्वेश्चन कितना शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तो पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के बारे में क्या करेंगे? देखिए, इसका मतलब है कि घर में उसके विचारों को महत्व नहीं दिया जाता होगा और कक्षा में उसके विचारों को, उसकी उपयोगिता को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता होगा। तो जो भी आपको राइट लगता है आप इसमें से राइट आंसर लगा सकते हैं, है ना। जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। विद्यालय की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है चौथा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चौथा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो, पहला इसलिए नहीं हो सकता, प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब, प्रत्येक समय कहां बोलने देता है यार। ऐसा भी नहीं होता कि विद्यालय में केवल बातें होती हों, ये भी गलत है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी कोई सेंस नहीं लग रहा। उस बच्चे को उसके घर पसंद नहीं है, ये भी कोई विशेष बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। और मैं जहां तक कमेंट देख पा रहा हूं आपके भी आंसर चौथे ही होंगे। ठीक है, आप जो डाउट लिख रहे हैं कुछ भी मैं आपके बताऊंगा सारे लास्ट में, तो आप देखते चलिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, जो भी बच्चे आते जा रहे हैं बहुत बढ़िया। क्लास को शेयर जरूर करते जाना बच्चे। क्लास को शेयर करना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और बहुत बढ़िया, शानदार। जिन बच्चों का पेपर होता जा रहा है, जो भी जैसा भी रहता है, आप अपने थोड़ा सा प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये तात्पर्य किससे जुड़ा है बताइए। आपके सामने क्वेश्चन दिया, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव। प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट जो आपका है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या मोटिव है? इसका क्या मोटिव है बताइए आप। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसका क्या तात्पर्य है? जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति और सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है। अधिक ताप तथा आर्द्रता वाले को मानसिक क्षमता को विकास का घोतक है। जलवायु वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव है जो मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आप क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करता है? मतलब जो आपका पर्यावरण है ना, सीधे सीधे आपके सीखने की दर पर कैसे असर डालता है, सीखने की दर पर कैसे असर डालता है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ क्या राइट लगता है आपको आंसर। आपको जो भी राइट आंसर लगता है तो आप उसका सही आंसर लगा सकते हैं, है ना। आप उसका सही आंसर लगा सकते हैं।
तो आपको क्या लग रहा है बताइए? जलवायु वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है। तो वैसे मुझे इन सभी ऑप्शनों में से पहला ही सबसे सही लग रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप बच्चे देख पा रहे हैं, आपको अगर क्लास में कोई भी है ना, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, मतलब आपकी कक्षा में एक पिछड़ा छात्र है, आपकी कक्षा में एक पिछड़ा छात्र है, मतलब धीमी गति से सीखने वाला छात्र है, जो अपनी आयु के अनुसार कम बौद्धिक योग्यताओं का प्रदर्शन करता है या पिछड़ जाता है ना। तो याद रखना, मानसिक रूप से पिछड़ा और पिछड़ा अलग अलग होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े को मंदबुद्धि कहते हैं, जबकि पिछड़ा अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर सुनिए, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ जा सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे बताइए? इसमें आप क्या उपाय अपनाएंगे? शिक्षण विधियां का प्रयोग करते हुए सही दिशा में प्रेरित करेंगे, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे, या उसकी पूरी कक्षा के समय दमिड करेंगे। इनमें से तो आपकी दमी नहीं है कि कुछ कर सको। ठीक है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका सही आंसर? ए। मैं देख पा रहा हूं आप लोग बढ़िया कमेंट कर रहे हैं और शानदार इस तरीके से सेशन को आगे बढ़ाते रहिए। आप क्लास को शेयर करते रहिए, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं आप क्लास को शेयर करते रहिए, और कमेंट केवल वही करिए जो क्लास के लिए जरूरी है ना। हर प्रकार के कमेंट की आवश्यकता नहीं है ना। क्लास को मोटिवेट करिए, जितना भी आपको लगता है आप क्लास को सपोर्ट करिए। आपके लिए हम आज के दिन भी क्लास ले रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है ना। आज के दिन भी हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। और आप भी आज के दिन ही क्लास देख रहे हैं, तो आप कितने डिवोटी हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, आपको रुचि है मनोविज्ञान में? क्या बिल्कुल भी नहीं है, आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपको एक बार क्लास में बताया होगा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आवश्यकता क्या करती है? तो आवश्यकता अब प्रेरणा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? अब प्रेरणा उत्पन्न करती है। अब प्रेरणा क्या उत्पन्न करती है? रुचि उत्पन्न करती है। अगर कोई तुमसे बोले कि हमें इस काम में रुचि है, तो कह देना तुम सबसे बड़े झूठा हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो आवश्यकता होती है। आप मनोविज्ञान कब पढ़ रहे हो? जब आपके पेपर में आ रहा है। कितना भी इंटरेस्ट होता, लेकिन आप मनोविज्ञान नहीं पढ़ते अगर ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा होता। एग्जाम में भी आ रहा होता, अगर पेपर अभी नहीं होते तो आज के दिन तो कन्फर्म है कि आप नहीं देखते क्लास को, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लास को देख रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं। शानदार। कमेंट वही करिए जो क्लास के लिए जरूरी है ना। तारीफ कर दीजिए, वो अच्छी बात है ना, क्योंकि मेहनत से सार्थक हो जाती है। बाकी जिंदगी में क्या रखा है, किसी के दिल पर क्या गुजरी है, कोई अनजान क्या जाने। किसी के दर पर क्या गुजरी है, कोई नादान क्या जाने। उड़ाकर ले गए घर परिंदों का, कैसे बना था घोंसला, ये तूफान क्या जाने, है ना। तो याद रखना, कई लोग 10-10, 12-12 साल से तैयारी कर रहे हैं, और पेपर कभी कभी ऐसा धोखा देते हैं आयोग वाले, जो जानबूझकर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं देते। कई बार ईवीएस है, कई चीज ऐसी चीजें पटक रहे हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कई बच्चे कमेंट करते हैं, सर ये मुझे अंतरिक्ष यात्री बना रहे हैं। अंतरिक्ष में टीचर बनाना है क्या, कि इन्हें धरातल पे पढ़वाना है? तो देखिए यहां पर आपका राइट आंसर, आपको जो भी सही लगता है, बॉयज क्लियर आ रही होगी ना, कमेंट कर दीजिए। किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग क्या करते हैं? संवेग, इमोशन क्यों आवश्यक हैं? इमोशन क्यों आवश्यक हैं? इमोशन, भय, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, घृणा, वात्सल्य, कामुकता, एकाकीपन, जो संवेग हैं ये क्यों आवश्यक हैं बताइए? ये संवेग क्यों आवश्यक हैं? क्या लिखा है इसमें? किसी बालक में संवेग क्यों आवश्यक हैं? बालक की संवेगात्मक, तो संवेग क्या होता है? जैसे रोना, हंसना, या आपके इमोशंस हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उत्साह नहीं आ रहा, लेकिन कभी कभी अगर तुम गुस्सा में उस काम को करो तो कई बार शारीरिक क्रियाशीलता 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे आपके पीछे आप दौड़ नहीं पा रहे थे, सांप लग गया आपके पीछे, कुत्ता लग गया, दौड़ोगे ना गजब का दौड़ोगे। कारण संवेग है जो क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। लेकिन आपको बहुत कुछ आता था, लेकिन एट ए टाइम, है ना, क्या हो गया? तो एट ए टाइम क्या सिचुएशन बन गई? तो यहां पर आपके
सपोज दैट मैंने तुम्हें खड़ा करके क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, खड़े हो जाओ, हाँ क्या बताना है आपको, आपको बताना है ये क्वेश्चन। तो आप बच्चे याद रखना, जो बच्चों के दिमाग में बनता है ना, तो इस तरीके से देखें क्वेश्चन देखें। बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, बालक की उद्दीपक अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में किया गया प्रत्युत्तर है, बालक के असंगठित व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में, तो देखो इसके जी ऑप्शन तो संवेगात्मक अनुक्रिया है और बालक के असंगठित व्यवहार है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसमें दोनों ही नियरेस्ट है, वो ऑप्शन ये भी बहुत शानदार है, लेकिन जब लगाना पड़े तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे, और करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए बताइए। आपके सामने एक शानदार सा क्वेश्चन है, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय, मतलब आप पढ़ा रहे हो उस समय जाति भेद के संदर्भ में आपका जो शिक्षण करते समय क्या नजरिया रहना चाहिए, आप जाति भेद के मुद्दों पर कैसे हो, कठोरता अपनाएं, बिल्कुल नहीं, है ना कठोरता ना लचीलता अपनाएं, ना कठोरता ना लचीलता। तो इसमें क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप जो भी आंसर लगाएंगे मैं आपके सामने देख रहा हूं, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। जो भी आपको लगता है, आपको क्या लगता है ये आप बता सकते हैं, आपको जो भी लगता है ना। तो सही आंसर यही है, लचीला व्यवहार। लचीला मतलब आप जो है इस मुद्दे पे पोलाइटली रहेंगे, आप शिक्षण में कहीं भी कौन सा भेद, जाति भेद, धर्म भेद, वंश भेद, रंग भेद बिल्कुल भी नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि जाति न तो टीचर की कोई जाति होती है, ना कोई वंश होता है, ना कोई, है ना। तो टीचर क्या होता है, एक अलग ही है, तो उसका कोई विशेष किसी से लेना देना नहीं होता। तो चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, उतना ही शानदार क्वेश्चन ये रहा। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपकी कक्षा है ना, तो इस कक्षा की क्या सिचुएशन है बताइए, इस कक्षा की क्या सिचुएशन है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सिंपल है, मैंने ज्यादा कठिन क्वेश्चन जानबूझ के नहीं रखे, क्योंकि मैंने हर प्रकार के सेशन में, जो बच्चे क्लास को अगर पहली बार देख रहे हैं तो याद रखना आपको इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइक शेयर करना है अगर अच्छी लगती है। अगर आपने इससे पहले क्लासें नहीं देखी तो उन क्लासों में हर टाइप के वेरिएंट दिए, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको सेशन में मिल जाएगा। यहां तो केवल वो है जो व्यवहारिक क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले ले लिए मैंने 2-3 सेशन में, तो आप लोग ज्यादा इसको इशू नहीं बनाए। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त, बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा में बैठने की निम्न व्यवस्था सर्वाधिक होगी। अब देखो इन्होंने किसी एक का नहीं कहा कि मानसिक रूप से, या इन्होंने कहते शारीरिक रूप से, अब सभी बातें कर दी इन्होंने, एक ही क्वेश्चन में सभी बातें कर दी। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो अंधे बालक होते हैं या बहरे बालक होते हैं उनको कैसे बिठाना चाहिए, तो उनकी ये वाली पद्धति या गोलाकार पद्धति या यू आकार पद्धति, है ना, यू आकार पद्धति में उन्हें बिठाना चाहिए। लेकिन ऐसी क्वेश्चन में व्यवस्था ही नहीं बनी, ऐसा क्वेश्चन में रुख ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताइए। इसका राइट आंसर क्या होता है, अगर मान लो कि जो निशक्त होते, पीडब्ल्यूडी बालक होते, तो उन्हें कैसे पढ़ाते, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले होते, या तो उन्हें यू आकार में बैठाते या गोलाकार में बैठाते, ये 2 तरीके होते हैं बैठाने के। लेकिन क्वेश्चन में तो सभी प्रकार के बच्चों की बातें हैं, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, हाँ जिस बच्चे की जैसी जरूरत है अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाए। शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों को सबसे आगे बिठाएंगे, मानसिक रूप से निशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों को सबसे आगे बिठाएंगे। भाई इसमें जिसकी जैसी आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बैठ जाए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पेडागोजी में कभी कभी एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और जहां तक आप देख पा रहे हैं तो देखिए इसमें बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया, है ना, बुद्धि के कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत, इसे कहते हैं अपन सैंपलिंग थ्योरी,
क्या कहते हैं इसे? सैंपलिंग थ्योरी। इसी को अपन बोलते हैं सैंपलिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं इसी को? सैंपलिंग थ्योरी। या इसी को कहते हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसी को कहते हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसी को कहते हैं न्यायदर्श का सिद्धांत। न्यायदर्श का सिद्धांत। इसी को कहते हैं वर्ग घटक सिद्धांत। इसी को कहते हैं वर्ग घटक सिद्धांत। तो इसी को दिया था किसने? तो इसको दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने। और ये सिद्धांत किसके विरोध में था बच्चों? तो आपको मैं बता देता हूं, ये सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में। किसके? स्पीयरमैन के सिद्धांत का जो द्विकारक सिद्धांत था उनका, है ना, द्विकारक सिद्धांत था। और उनका एक था त्रिकारक सिद्धांत, है ना। द्विकारक सिद्धांत तो त्रिकारक सिद्धांत, इन दो बातों को इन्होंने कैसा बताया था? गलत बताया था। यानी इनके विरोध में लाया गया ये सिद्धांत था। तो अगर आपसे पूछे प्रतिदर्श का सिद्धांत, न्यायदर्श का सिद्धांत या वर्ग घटक सिद्धांत कौन सा होता है, तो आपको राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। थॉमसन ने दिया था ये सिद्धांत। और इसी प्रकार से क्लास को शेयर करते जाइए, है ना। जो कर सकते हैं पॉसिबली आप देख पा रहे होंगे। आज के दिन भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो कितनी इंपोर्टेंट आपकी क्लास है ये। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्क्रीन पर एक शानदार सा क्वेश्चन दिया गया, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेड में अंकों का वितरण किया जाता है, यानी ग्रेड, है ना, बिंदु प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? ग्रेडिंग सिस्टम यानी बिंदु प्रणाली। ग्रेडिंग सिस्टम यानी बिंदु प्रणाली। ग्रेडिंग सिस्टम यानी बिंदु प्रणाली। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत आते हैं? किसमें आते हैं? बी ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 90 से अगर 100 किसी के बीच में अंक हैं, तो आप देखो इसमें कौन सा होता है? A1। और अगर किसी का 80 से 90 के बीच में है, यानी याद रखना ये इस टाइप से नहीं रहता, 91 से अगर 100 के बीच में है तो A1। और अगर यही 81 से 90 है आपका, तो आपके ये रहते हैं A2। ठीक है, कितना रहता है? A2। और अगर यहां पर 71 से लेकर, है ना, 71 से लेकर 80 तक हो तो ये होता है B1। और है ना 61 से लेकर अगर 70 है तो ये होता है B2। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बी ग्रेड वाले विद्यार्थी किस में आएंगे? आप जोड़ लो, आप किस में आ रहे हैं? बी ग्रेड वाले। बी ग्रेड वाले किस में आ रहे हैं? तो देखो मेरे हिसाब से इनका अनुमानित आंसर, लगभग आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये उतने अच्छे ऑप्शन इन्होंने बनाए नहीं है ना। तो समझ रखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन इस टाइप से बनते हैं ग्रेडिंग पद्धति में। तो इसका आंसर ये लगा दो फिलहाल, क्योंकि इससे बेहतर अभी ऑप्शन बना ही नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। किसके दौरान? मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बताइए। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो आप बता दीजिए इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? राइट आंसर इसका क्या लगता है? प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, या बच्चों की प्रगति के बारे में सूचक एकत्र करते रहना, या विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, या बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अवलेखित करना। तो आपको इनमें से कौन सा राइट आंसर लगता है? आप इसमें जो भी राइट आंसर लगता है आप बता सकते हैं। बिंदास होकर इसके आंसर दीजिए। आपको जो भी राइट आंसर लगता है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको जो भी राइट आंसर लगता है आप इसका आंसर लगा सकते हैं, है ना। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जो भी आंसर लगाना चाहें लगा सकते हैं। क्या आंसर राइट लग रहा है आपको बताना जरा। क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? देखिए,
प्रत्येक विद्यार्थी एक अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना चाहिए, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करने चाहिए। पॉजिटिव तो सभी है, कौन सा नहीं है ढूंढना है, कौन सा नहीं है। तो देखो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना, उनकी तुलना करना। देखो याद रखना, वर्गीकरण और तुलना करना शिक्षक के विद्यार्थियों के बीच में प्रतियोगिता या कंपटीशन भावना को पैदा करना है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये गलत है, ये कैसे गलत है। बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अवलेखित करना, यानी बच्चे जो बोलते हैं उनके रिकॉर्ड रखना, इस पोर्टफोलियो से जुड़े कॉन्सेप्ट होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है ढूंढना था, इनमें से कौन सा नहीं है ढूंढना था। तो सी आपका इस आधार पर करेक्ट आंसर बन जाता है। सी आपका क्या बन जाता है बच्चे, करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं एक शानदार सा सेशन आपके सामने है, और आप क्या कर सकते हैं, क्लास को शेयर जरूर करते जाना है ना, जो भी आपको लगता है क्लास को शेयर करते जाना। जी रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत शानदार तरीके से आप पूरी जान लगा के पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका क्या कारण हो सकता है। मतलब क्या है, आप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर बच्चा उस गति से नहीं सीख पा रहा। कोई बहुत अच्छे से सीख रहा है, कोई मध्यम से सीख रहा है, कोई बिल्कुल धीमे धीमे सीख रहा है, हौले हौले, कभी खुशी कभी गम के तरीके सीख रहा है। तो क्या करोगे आप उसमें, क्या समझोगे इस बात को। तो आपकी कक्षा में कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इस सेंटेंस से। दूसरा, आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते, है ना। पसंद करना नापसंद करना ऐसा भी सेंटेंस में नहीं बोला गया है नहीं। टीचर कोई शकल से तो पसंद किया नहीं जाता, तो देखो इसका ये भी नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इन्होंने क्या कर दी, चर्चा कर दी। किसकी कर दी बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इन्होंने चर्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इन्होंने चर्चा कर दी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इन्होंने क्या कर दी, चर्चा कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की क्षमता अलग है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूं बच्चे बहुत शानदार तरीके से क्लास सेशन को देख रहे हैं, और शेयर करते जाइए क्लास को जितना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बेहतरीन सेशन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा, अच्छा नाम है क्या, हाँ, आपकी कक्षा की एक बालिका यानी मीरा, है ना, क्यूट सी बच्ची है, विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है, कब प्रतियोगिता हो रही है, कब गायन प्रतियोगिता हो रही है, कब कैंप जा रहा है, सब किसी। आपकी इसकी प्रतिक्रिया पर क्या रिएक्ट करेंगे। मीरा एक पिछड़ी बालिका है, तो काय को वो करेगी, पिछड़ी होती तो ये क्रिया उसके लिए, पिछड़े के लिए तो हो नहीं सकती। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव ही आपको आंसर लगाना है। मीरा एक सृजनशील बालिका है, मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मीरा को खेलना पसंद है। तो बताइए, केवल खेलने की बात थी क्या क्वेश्चन में, क्या कक्षा में केवल खेलने की बात की गई थी। याद रखना, अगर वो उत्सुक है इसका मतलब वो क्रिएटिव चाइल्ड है। कैसी है, क्रिएटिव है, उसके अंदर बहुत हद तक क्या है, क्रिएटिविटी है, जानने की इच्छा है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, जानने की इच्छा है, क्रिएटिविटी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बॉम्बे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। क्या करता है, हकलाना जानते हैं, हकलाना तुतलाना क्या अंतर होता है, डिफरेंट बिटवीन हकलाना एंड तुतलाना। देखो हकलाने का मतलब होता है जहां पर बोलते समय शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाता है, जिसमें ऐसे बोले सा 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 सा, अटक गया सा, बहुत देर में निकला, वो हकलाना है। तुतलाना क्या है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये गलत नहीं है, यहाँ बोलते समय जो लय ताल है वो बिगड़ जाती है, बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। शिकायत बेकायत तो करनी ही नहीं है, कुछ नहीं होता इससे।
उसको कक्षा से बाहर बैठेंगे ये भी आप नहीं कर सकते, बच्चे को सीखने के अवसर से बाहर नहीं कर सकते। विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। अब बताइए आपको इनमें से कौन सा राइट आंसर लगता है? ठीक है, कौन सा राइट आंसर लगता है? तो सबसे गलत प्रोनाउंसिएशन, यानी हम क्या करेंगे उसमें अध्ययन की जो गलत आदतें हैं, पढ़ने के जो गलत तरीके हैं उनको सुधारेंगे। सही शिक्षण विधि द्वारा अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो उसके हकलाने को कम किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे कब हकलाते हैं? मोस्टली जब उनका संवेगात्मक नियंत्रण बिगड़ जाता है तब वो हकलाते हैं। तो यहां पर कोई भी बच्चा इस तरीके से आपको समझना है, सही कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? क्वेश्चन देखिए, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या मतलब मार्गदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? जो भी आपको राइट लगता है आप आंसर लगाइए। इन ऑप्शनों में से जो भी आपको राइट लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट पर यहां पर जोर दिया जा रहा है। किस पर दिया जा रहा है? एजुकेशनल अचीवमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है बताइए? जो भी आपको सही लगता है आप इसका राइट आंसर, यदि आपकी कक्षा के बच्चों में भावना जागृत करनी है, कौन सी कैसी भावना जागृत करना चाह रहे हैं? तो देखो, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। हाँ भाई, अच्छी भावना जागृत करने, बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करना, ये भी सही काम है। अपने शिक्षण में उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब हुआ ए बी सी सब सही है, तो सब सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर आपका माना जाएगा। कभी कभी ये बोनस होते हैं, जैसे फ्री हिट नहीं मिल जाती मैच खेलते समय, ऐसे क्वेश्चनों को अपन फ्री हिट की श्रेणी में रखते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अपन फ्री हिट की श्रेणी में रखते हैं। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी? कम उपयोगी मतलब जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, जो कम महत्वपूर्ण है दूसरी विधियों की तुलना में, वो कौन सी विधि है? जो दूसरी विधियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है वो कौन सी विधि है? बताइए, वो कौन सी विधि है जो कम महत्वपूर्ण है दूसरों की विधियों की तुलना में? बताइए, क्या लगता है आपको आंसर? प्रयोगात्मक विधि, ये तो प्रैक्टिकली मेथड है आपका, ये तो सही है। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड, बच्चों को ऑब्जर्व द्वारा सिखाया जाता है। व्यक्तिगत इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड, ये भी अच्छी विधि होती है क्योंकि इसके द्वारा बच्चे की पूरी क्षमताओं का पता लग जाता है। इसका परीक्षण जो विधि होती है ना, ये कोई नहीं है, निरीक्षण विधि तो होती है पर परीक्षण विधि कोई विधि नहीं है। तो इसका कौन सी विधि कम उपयोगी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, परीक्षण विधि कम उपयोगी विधि मानी जाती है। तुलनात्मक रूप से अगर इनमें आपस में तुलना करें तो कौन सी विधि कम है? तो आपको बताने इनमें से आपकी परीक्षण विधि कम महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? ये महत्व लिखा है बेटा, है ना, ये महत्व लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये महत्व लिखा है, ठीक है। सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए, इंपोर्टेंस किसको दिया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम के निर्माण में जब आप सिलेबस को डिसाइड करते हैं, आप सिलेबस को बनाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए बताइए। जो भी आपको राइट लगता है, जो भी आपको सही लगता है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? हाँ जी,
क्या है पाठ्यक्रम निर्माण में। आप क्लास को शेयर करते जाना। जो बच्चा पहली बार इस सेशन को देख रहा है वो क्लास शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, उसे सब्सक्राइब करना कंपलसरी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन क्लासों के पहुंच जाया करें। ये रहा आपको व्यक्तिगत भिन्नता। पहला इसका सही आंसर हो गया व्यक्तिगत भिन्नता। क्या हो गया इसका आंसर? व्यक्तिगत भिन्नता। तो सही आंसर है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। मतलब कब से कब तक चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जीवन अवधि में, संपूर्ण जीवन अवधि, जब से बच्चा जन्म लेता है जब तक उसका जीवन रखता है वह परिस्थितियों परिवेश से सीखता रहता है। इसीलिए यह क्या है आंसर इसका? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। चलिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। बालक अपने चारों जिन वस्तुओं परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है वह क्या होता है। बालक अपने चारों जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है वह क्या होता है। परिस्थितियों को देख रहा है, वस्तुओं को देख रहा है, तो सामने है ना चीजें। जो चीजें सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, अगर उनके बारे में आप कोई धारणा बनाते हैं तो वस्तु क्या है? बालक अपने चारों जिन वस्तुओं परिस्थितियों को बारे में देखता है, उनके बारे में जो चिंतन करता है, देखता है और उसके बारे में जो चिंतन करता है वो किससे जुड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको यही तो बताना है कि वो किससे जुड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं। बताइए, जो भी आपको सही लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है आप इसका राइट आंसर वही लगा सकते हैं। क्या लग रहा है आपको इसमें से सही आंसर? हाँ जी, सही आंसर तो आपको पता ही अच्छा सा प्रत्यक्षात्मक होगा। ये परसेप्चुअल थिंकिंग है। कैसा है? परसेप्चुअल थिंकिंग है। ये आपका परसेप्चुअल थिंकिंग है। परसेप्चुअल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? परसेप्चुअल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें बच्चा क्या करता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन करता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर सोचता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर सोचता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर सोचता है, सीखता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका 20 का सही आंसर क्या है आपका? सी इज करेक्ट आंसर। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उतना ही शानदार सेशन का आप हिस्सा हैं और ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। और इससे पहले मैंने हर टाइप का क्वेश्चन अपने सेशन में समझाया, चाहे वो कठिन हो, सरल हो, जटिल भाषा हो, शब्दावली हो, सब कुछ। ये सेशन तो आपके लिए वो भी है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी क्या है? एबिलिटी, यानी कि टीचिंग एबिलिटी से जो जुड़े क्वेश्चन हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझाने का प्रयास है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या क्वेश्चन है? आपकी कक्षा में बच्चों की समाजीकरण में आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? बताइए, आपकी भूमिका बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, या बच्चों को दंड देने में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका क्या होना चाहिए? बच्चों के बौद्धिक विकास से जुड़ी होनी चाहिए। किससे जुड़ी होनी चाहिए? बच्चों के बौद्धिक विकास से जुड़ी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बच्चों का बौद्धिक विकास, यानी ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधियों को अपनाया है? बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधियों को अपनाया है? बताइए, जीन पियाजे ने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया कैसे है? आपको इसका आंसर ऐसे देना है कि जीन पियाजे ने जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया वो कैसे किया? बताओ। जीन पियाजे का जो अध्ययन करने का तरीका था वो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने का तरीका कैसे था? याद रखना, उन्होंने किस मुद्दों पर? नैतिक मुद्दों पर। याद रखना, जीन पियाजे के प्रत्येक पहलू पे क्वेश्चन नहीं है ये। जीन पियाजे ने पहले मॉरल डेवलपमेंट को भी समझाया, लॉरेंस कोलबर्ग से भी पहले
मॉरल डेवलपमेंट को किसने समझाया? जीन पियाजे ने। तो आपसे अगर पूछते हैं कि नैतिक वास्तविकताओं और नैतिक सापेक्षताओं का जनक किसे कहते हैं, तो जीन पियाजे को कहते हैं। नैतिक विकास की जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 2 अवस्थाएं बताई। इसमें इन्होंने क्या किया? बच्चों के व्यवहार का अवलोकन किया, यानी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन किया, और बच्चों का साक्षात्कार लिया। क्या लिया? साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया। अवलोकन किया और उसके व्यवहार का इंटरव्यू लिया। अवलोकन इंटरव्यू दोनों लिया। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। क्या किया इन्होंने? साक्षात्कार किया। बच्चों के व्यवहार का देखा और उनसे क्वेश्चन पूछे। बच्चों ने 2 आधार पर क्वेश्चन बताया, तो पूरी तरह दूसरों के विचारों के आधार पर या स्वयं के विचारों के आधार पर। इस आधार पर इन्होंने 2 अवस्थाएं दी थी नैतिक विकास की, कि बच्चे नैतिक मुद्दों पर तर्क कैसे करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, उतना ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, और मैं समझता हूं इसको समझने की आप कोशिश कर रहे होंगे, है ना। तो आप देखिए इसमें से क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर। मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसे प्रबल भावनाएं किस अवस्था में मतलब ये दिखाई देती हैं। मतलब कौन सी ऐसी स्टेजेस है जिसमें बच्चे में मैं भी कुछ हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही क्यों हूं, यानी अपने खुद की पहचान के प्रति, है ना, पहचान के प्रति भ्रांति हो जाती है। मतलब अपनी पहचान के प्रति गलतफहमी पैदा हो जाती है, अपनी पहचान के प्रति हेलुसिनेशन पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये अवस्था किससे जुड़ी है? तो ये अवस्था जुड़ी आपकी किससे? किशोर अवस्था से जुड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? बताइए। आप सबसे पहले उसे क्या पढ़ाएंगे? भाषा सिखाएंगे, उसे सबसे पहले विज्ञान सिखाएंगे, उसे सबसे पहले गणित सिखाएंगे, या सबसे पहले उसे धर्म के बारे में बताएंगे? बताइए। वैसे भी आजकल धर्म की चर्चा बहुत हो रही है ना। और ये नया मुद्दा जो कश्मीर का पंडितों वाला है, ये काफी, मैं इसमें देखकर, मैंने भी मूवी देखी और मैं काफी शॉक्ड हो गया कि ऐसा भी अगर होता है तो ये काफी सोचने वाली बात है कि जो आपके सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर इन मुद्दों पर अगर सही तो तरीके से अगर ऐसा है तो आपको पंथ निरपेक्ष नहीं अपनी धर्म की पहले सोचना चाहिए। अगर इस मुद्दे को इस नजरिया से देखा जाए जो नजरिया दुनिया देखती है, जैसे तुम एक गाल कोई कर, मतलब कोई आपसे लड़ता है तो आप गाल कर दो, किसमें मार दो, भाई दूसरा भी कर दो, इधर मार दो, क्या वो मारते ही रहेगा? कुछ गलती करेगा तो आपको भी रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा। समझ गए ना आप। तो बच्चों की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? उसे सर्वप्रथम भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, और शिक्षा मातृभाषा की शिक्षा में दी जानी चाहिए। नहीं, भाषा सबसे पहले उसे हम भाषा को सिखाते हैं, तब वो दूसरे विषय को समझ पाता है, क्योंकि भाषा के माध्यम के ही आधार पर विषय की समझ उसमें विकसित होती है। तो आरंभिक शिक्षा उसे भाषा के आधार पर दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाता है भाषा, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए? अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए? हाँ, हो गया तब करवा दीजिए, टाइम हो गया, चलाएगा ना, 50 मिनट ज्यादा हो गया सर, चलाएगा नहीं। ठीक है। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए? सृजनात्मक प्रक्रिया में विश्वास। लास्ट क्वेश्चन। सृजनात्मक प्रक्रिया में विश्वास करना, अपने जीवन के अत्यधिक सुंदर व सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल नए विचार परिवर्तन में स्वागत करना, सभी धर्म जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो आपको इनमें से क्या लगता है? आप इसे बता दीजिए, जो भी आपको लगता है ना। अच्छे शिक्षक के रूप में आपको कैसा दर्शाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है जीवन के मूल्यों, विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ये रहा। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन को रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, और बढ़िया त्योहार मनाइए। जिनका पेपर है वो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए, त्योहार जिंदगी भर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, राधे राधे।